कितना मिलना चाहती है ना आप शाहरुख खान से? बहुत ज्यादा। शाहरुख से एक बार जरूर जिंदगी में मिलो। उस वक्त आपको एहसास होगा मैं इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, इसलिए शाहरुख खान मुझसे बात कर। बहुत ही करिज्मेटिक इंसान। आपने जब थिएटर की शुरुआत की थी तो उसका रीजन जो मैंने सुना बड़ा अनोखा था। थिएटर में बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं थी, तो यहाँ बात बन सकती है, तो मतलब बनी थी, मतलब जीवन संगिनी। वो खूबसूरत महिलाएं और ऐसे आड़े टेढ़े ऑर्डिनरी लोग, मर गए तो मर गए भाई, खत्म हो गए तो खत्म हो गए। लैला तो मेरी लैला है। दिल की जब खुली किताब भारी पड़ गया हिसाब, तो ये किताब बंद ही रहने दीजिए। तो मुझे वो दुनिया बड़ी अच्छी लगी। फिल्मों के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, फिल्में बहुत आसान नहीं होती हैं। ये सोचना कि आपने फिल्म लिख दी है और फिल्म बन जाएगी, ऐसा होता नहीं भाई। अंधा क्या चाहे दो हाथ, यही है। लेकिन पैसा अपने आप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और फिल्म मेकिंग इज अ वेरी बिग इकोनॉमिक एक्टिविटी। यू नो, इट्स आफ्टर 38 years एज अ फिल्म मेकर, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन पीपल लव मी। इट इज सच अ लॉन्ग जर्नी। बैंडिट क्वीन जो इनकी बहुत कामयाब और बड़ी कल्ट फिल्म मैं कहूँगा, उसमें आपका रोल था ही नहीं, आप मना कर चुके थे। नहीं, मैं मना नहीं। मैं वक्त नहीं था आपके पास। नहीं, ऐसा डोंट ट्राई एंड ब्लो योर ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम। बॉम्बे जैसा शहर जहां पर हर वक्त एक जद्दोजहद रहती है, एज अ फिल्म मेकर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टर तो फिर भी 4-5 फिल्में 6 फिल्में कर लेता है साल में। यू कैन नॉट क्राफ्ट, डू नॉट ट्राई टू क्राफ्ट, जस्ट फील एंड जस्ट स्पीक द ट्रूथ। उन्होंने मुझसे पूछा, सौरभ तुम बॉम्बे, काम दिया है, उन्होंने बुलाया है, टिकट उनकी तरफ से है। बोले अच्छा सौरभ तुम बॉम्बे आओगे, कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा सर कहाँ रहूंगा मतलब क्या है, आप बुला रहे हो तो आपके यहाँ ही रहूंगा, और कहाँ रहूंगा। सलमान खान के साथ मैंने काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया है, सबके साथ काम किया है, अक्षय कुमार के साथ काम किया है, अजय देवगन, कमल हासन, यू नेम इट एंड आई हैव वर्कड विद एंड दे आर ऑल वंडरफुल। आप अपने आप में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है। आपने एक्टिंग की है, राइटिंग किया है, डायरेक्शन किया है। जो हार से डरते हैं ना, वो कभी नहीं जीते, वो कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो जंग लड़ते ही नहीं। एक फिल्म याद है मुझे, उसमें बहुत कठिनाई हुई थी मुझे, वो पीके थी। अगर एक माला जपने से या भगवान का नाम लेने से या एक हवन करने से, चाहे वो झूठी हो, किसी को अगर मन की शांति मिलती है तो आपकी क्या प्रॉब्लम। तो गाइस प्लीज वेलकम द लेजेंड सौरभ शुक्ला। एक आप में से बहुत से लोग फिल्म के स्टूडेंट्स हैं। रवि सरीन जी बैठे हैं, वो फिल्मों का प्रोडक्शन करते हैं। इन्होंने 6ठी क्लास में सोच लिया था फिल्म बनाऊंगा, क्लिक 3 कैमरा। सर वो आपसे जानूंगा कि वो क्या होता है। पेंटिंग आपका पैशन था, प्रसन्ना के आप फैन, ऑफ स्पिनर आप बॉलिंग किया करते थे, और एक्टर इनको बनना नहीं था, इनको राइटर बनना था, डायरेक्टर बनना था। फिर किस किस तरीके से एनएसडी में गए। तो इनकी जिंदगी की किताब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपने आप में फिल्मी कहानी है। और अभी इन्होंने एक बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है, जब खुली किताब। सो सर पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपको कि आज के दौर में ऐसा सिनेमा जो हम सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अभी वो फिल्म लगा दी जाए तो यहाँ मुझे लगता है हर एज ग्रुप का इंसान मौजूद है। किसी को भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी को भी एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो सर ये किताब कैसे खुली? मतलब ये फिल्म, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है हमारे साथ रह जाती हैं। कुछ फिल्में हम देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हम आते हैं, हम 1-2 दिन में भूल जाते हैं। बट ये आपने जो फिल्म बनाई है, मुझे लगता है ये लंबे वक्त तक ये रहेगी, लोगों के साथ रहेगी। तो देखिए, जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, कोई भी कहानीकार जो होता है या फिल्म मेकर जो होता है, ये उसका काम होता है, ये उसका प्रोफेशन होता है। जैसे अगर आप साइंटिस्ट से बात करेंगे तो साइंटिस्ट हर वक्त, चाहे वो ऐसा नहीं कि रोज कभी ऐसा सोचता है या एक ही आइडिया आता है उसे बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ऐसे ही राइटर्स को और फिल्म मेकर्स को आइडियाज आते रहते हैं। होता क्या है कि उस आइडिया में से कोई एक आइडिया जो है वो आपको एक्साइट करने लगता है, और फिर वो अपने आप में एक लाइफ फॉर्म हो जाता है। वो आपको रोज़ परेशान करता है, आपको लगता है कि यार ये पिक्चर जो है ये बनानी चाहिए।
तो ऐसा ही कुछ किस्सा इस फिल्म के साथ हुआ। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही इंसान करता है। जैसे अगर इन्होंने फिल्म देखी है, आप लोग भी फिल्म जिन्होंने देखी होगी या जो देखेंगे, मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको मैंने एफटीआई में पढ़ाया था, सुनील कुमार पलवाल, जो कि इस फिल्म के अंदर जिग्नेश का रोल करते हैं। ओके। तो अच्छे एक्टर हैं और मुझे पसंद थे, तो बॉम्बे आए तो मिलते रहते थे। तो एक शाम की बात है कि वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि सर, एक्टर हैं, तो बोले कि सर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक्टरों से कहानी सुनना ज़रा दुखदाई होता है क्योंकि एक्टर क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाता रहता है ना। वो कहानीकार जो है वो कहानी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखता है। तो मुझे लगा कि अरे यार अब ये कहानी सुनाएगा, तो उसने कुछ कहानी सुनानी शुरू की। कुछ एक कहानी थी, एक परिवार की कहानी, हाँ, कुछ सीन्स। और क्या था, एक्टर्स कहानी नहीं बनाते हैं, सीन्स बनाते हैं नॉर्मली। तो कुछ सीन्स वो बता रहा था, उसमें एक दो कैरेक्टर्स थे, दादा दादी का कैरेक्टर्स थे जो लड़ते रहते, ऐसा कुछ था। खैर हम लोग एक लंबे सफ़र पे थे, लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे। मैं काफ़ी देर सुनता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी कहानी जो है गड़बड़ है यार, कहानी होनी चाहिए ऐसे। और मैंने कहानी में वो दो किरदार उठाए और बेसिक उनके बारे में कि भाई झगड़ा किस बात का है, ये मैं उसको इम्प्रोवाइज करने लगा। और मुझे इतना याद है, ये रात का समय था, रात के समय हम लोग ड्राइव कर रहे थे बॉम्बे टू लोनावाला। सो बाय द टाइम वी रीच्ड लोनावाला, बारिश हो रही थी। एक ब्रिज पे मैंने गाड़ी रोकी और वो आइडिया कंप्लीट किया, पूरा आइडिया नहीं लेकिन एक कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है वो कंप्लीट किया। एंड वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग एंड इट वाज, जैसे होता है ना कभी कभी आपको हंसी का दौरा पड़ता है, तो ऐसा ही दौरा दोनों को पड़ा बिकॉज इट वाज अ वेरी फनी सीन एंड वी स्टार्टेड लाफिंग एंड दैट स्टेड विद मी। मुझे लगा कि यार ये अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगर इतना मज़ेदार है तो इसमें एक मज़ेदार फिल्म हो सकती है। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू होती है इस फिल्म की। इस फिल्म की जर्नी जो है, फिल्मों के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, फिल्में बहुत आसान नहीं होती हैं बनाना। ये सोचना कि आपने फिल्म लिख दी है और फिल्म बन जाएगी, ऐसा होता नहीं है। वो बरसों वो फिल्म रहती है लिखी हुई, कोई उसको बनाता नहीं है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं, है ना। तो मुझे एक थिएटर फेस्टिवल से ऑफर आया, बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल है आद्यम करके जो बिरलास का है। तो वहाँ से ऑफर आया कि आप हमारे लिए एक नाटक करिए। तो मैं तब ये फिल्म लिख रहा था और ये कहानी जो है वो मूलतः कैरेक्टर्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो मुझे लगा यार कि अगर मैं इस पे नाटक करूं तो इस कहानी की जर्नी पूरी हो जाएगी। मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर्स कहाँ तक जाते हैं, कहानी में मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। तो मैंने वो नाटक किया और उसका असर ये हुआ, उसके बहुत 11 शोज़ किए हम लोगों ने। आद्यम जो है वो 11 शोज़ करवाता है आपसे, तो मैंने 11 शोज़ किए और बहुत अच्छे से रिसीव हुए वो। सो एक कॉन्फिडेंस आया। और उसी वक्त समीर नायर जो कि अपलॉज के हेड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सौरभ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, तो उन्होंने कहा कि सौरभ यार तुम्हारे पास एक कहानी है एंड वी वुड लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन इट। भाई अंधा क्या चाहे दो हाथ, यही है। तो मैं तो तैयार हो गया, मैंने कहा बिल्कुल मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि आद्यम जो है वो इट इज़ फाइनेंस्ड बाय बिरलास और अपलॉज जो है वो भी बिरलास का ही। सो एक तरीके से ये परिवार की कहानी थी और परिवार में ही पैदा हुई और परिवार में ही चली गई, है ना, परिवार में ही रहा सब कुछ। खैर एनीवे, ये फिल्म हमने बनाई। फिल्म प्रोड्यूसर अगर उस पर यकीन करता है तब आपको यकीन होना शुरू होता है एज अ फिल्म मेकर कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं। और प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा पार्ट होता है बिकॉज द मनी कम्स फ्रॉम देयर, एंड मनी इज अ वेरी रिस्की थिंग, नोबडी वांट्स टू लूज मनी।
टैलेंट और रिसोर्सेज तो होता है कि मैं आपसे बोलूं कि यार मैं करना चाहता हूं, आपने कहा चलो मेरी जिंदगी का एक दिन दिया यार मैं करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पैसा अपने आप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और फिल्म मेकिंग इज अ वेरी बिग इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कितनी भी छोटी फिल्म बनाना चाहें वो मतलब वो बहुत बहुत महंगी होती है, एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत महंगी चीज होती है। एनीवे, सो ये शुरू हुआ, फिर कैरेक्टर्स हमने सोचे हुए थे, हमारे दिमाग में एक्टर्स थे। पंकज कपूर साहब जो हैं उनसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था, हालांकि मैं उनका काम बहुत पसंद करता था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मेरा बहुत काम देखा था, वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन हम लोग कभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं। और डिम्पल जी से भी कभी मुलाकात नहीं। तो मैं स्क्रिप्ट लेके गया, पंकज जी ने उसको हाँ बोल दिया। डिम्पल जी का नाम मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी ये सोचने की कि यार डिम्पल कपाड़िया जो है वो मेरी फिल्म, छोटी सी फिल्म थी, तो मैं कहा यार ये कहाँ हाँ बोलेंगी, इतनी बड़ी स्टार है, और उन दिनों क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म करके आई थी वो। तो मुझे मेरे पार्टनर जो हैं, बिजनेस पार्टनर नरेन, उन्होंने कहा कि सर कम से कम स्क्रिप्ट भिजवा दीजिए। और मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूँ यकीन आपका खो जाता है। मेरा भी यकीन खो चुका था, मुझे ऐसा लगा यार कौन पढ़ता है यार, स्क्रिप्ट तो कोई पढ़ता नहीं है, लोग यही देखते हैं बैनर क्या है, डायरेक्टर बड़ा है कि नहीं है, यही देखते हैं, स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है, ऐसा मेरा यकीन था, जो मैं गलत था। मैंने स्क्रिप्ट भिजवाई, मुझे उम्मीद थी 15 दिन बाद ऐसे कुछ मैसेज आ जाएगा, सॉरी बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स वी कांट डू इट। बट थर्ड डे मेरा फोन बजा, मैंने उठाया, डिम्पल जी की बड़ी बढ़िया भारी सी दबंग आवाज़ है उनकी। तो उन्होंने कहा सौरभ जी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं ये फिल्म करूंगी और मेरे अलावा ये फिल्म और कोई नहीं करेगा। एंड दैट वाज द कॉन्फिडेंस दैट आई सेड, ओ एक एक्टर को जो कि एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, सब कुछ है, उसको इतनी अच्छी लगी कि वो कह रहा है कि यार मैं किसी और को नहीं करने दूंगी, मैं ही करूंगी। So that's how the journey started, and it had been a wonderful journey. It took a lot of time in making and everything, but finally, it's people are pouring their heart out Yes. right now. They are loving the film, and it's. I have been in this industry from last 38 years. You know, it's after 38 years as a filmmaker. This is my first experience when people love the film. It is such a long journey. और मतलब इस फिल्म की एक खासियत जो मुझे लगी कि हम सबके घर में झगड़े होते होंगे। रवि जी आप भी बीवी से लड़ते ही होंगे, तो बीवी तो लड़ती नहीं है कभी, आप ही लड़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि पति ही लड़ता है। तो इस फिल्म को जब आप देखेंगे ना तो आप वो लड़ाई झगड़े शायद छोड़ देंगे। कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातें सर जो हैं, सालों भाई आपस में बात नहीं करते हैं, जी, जी। या सालों हम एक छोटी सी बात लेके बैठे रहते हैं। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या है, Z5 पे आप देखिएगा कि आप ये देखने के बाद जरूर 2-4 लोगों को फोन करेंगे कि यार चल खत्म करते हैं और मतलब जो है जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्या भरोसा। सर मैंने जैसे ही इस फिल्म का रिव्यू डाला ना, मुझे पारितोष त्रिपाठी जो एक्टर हैं बड़े अच्छे, हाँ। उनका वॉइस नोट आया, अरे अमित भाई ये तो सौरभ सर का जो है प्ले है और वो इसमें एक्ट किया करते थे, तो बड़ा शानदार प्ले है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आपने ये कैरेक्टर क्यों नहीं प्ले किया। तो देखिए इस बात के दो जवाब हैं। पहला मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं जिस परिवार में पला बड़ा, मेरे फादर, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर जो थे प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, मेरी माता जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती थी। मिडिल क्लास फैमिली। अब दुनिया थोड़ी बदल रही है, ठीक है, वो बदलती रहती है, लेकिन उस वक्त एक शिक्षक के घर में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वो ये कहा जाता था कि अपनी बड़ाई खुद मत करो, है ना। अब ये टूट गया है। अब आप अगर आप ही अपनी बड़ाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, आज ऐसा पूछा जाता Yes. है। लेकिन मैं बचपन से उसमें पला, तो डोंट ट्राई एंड ब्लो योर ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग यहाँ फिल्मों में इन्वॉल्व हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आप जानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप एक ऐसी कला में हैं
जो कि सिंगुलर आर्ट नहीं है। पेंटिंग इज अ सिंगुलर आर्ट, राइटिंग कैन बी अ सिंगुलर आर्ट, पोएट्री इज अ सिंगुलर आर्ट। व्हाट आई मीन बाय सिंगुलैरिटी इज कि भाई मुझे नहीं जानना आपका क्या सोच रहे हैं, मैं बैठूंगा, मैं लिखूंगा, मैं बनाऊंगा, और फिर मैं जब दुनिया के सामने लेके जाऊंगा तब दुनिया उस पर जो भी बोलती रहे। इस जर्नी में आप अकेले होते हैं। नॉर्मली आर्ट में, ज्यादातर चीजों में आप अकेले होते हैं। थिएटर, सिनेमा, ये ऐसे आर्ट हैं, दे आर कोलैबोरेटिव आर्ट्स। वो अकेले नहीं कर सकते आप, और इसीलिए उनमें इतनी डेप्थ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एज अ फिल्म राइटर मैं कहानी लिखता हूं, ठीक है। मेरी कहानी कहां से आती है? मुझसे आती है। उसमें मेरा वो पूरा जीवन, मैं कहां पैदा हुआ, मेरे माता पिता कैसे थे, मेरा समाज कैसा था, मैं किस तरह की भाषा बोलता था, मैं दिल्ली में पला बड़ा, उसके रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं स्क्रिप्ट लेके जाता हूं एक एक्टर के पास जो कि साउथ बॉम्बे में पैदा हुआ था, जिसका पूरा परिवार अंग्रेजी में बात करता है, उसका बचपन, उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन ह्यूमन लेवल पर हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मैं जो कहानी कह रहा हूं ह्यूमन लेवल पर वो सार्वजनिक है, सारी दुनिया में एक जैसी है। वो अफ्रीका में भी वैसी होगी, अंग्रेज के यहां भी वैसी होगी, मगर कल्चरल डिफरेंस है। तो जब एज अ राइटर आपने लिखा तो आपके अपने रिफ्लेक्सेस थे, अपने अपने उसके अंदर इमेजेस थी। फिर वो जाता है एक एक्टर के पास। अब वो एक्टर जब उसे पढ़ता है तो वो अपनी जिंदगी से उसको जोड़ के पढ़ता है, फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस लाता है, डायरेक्टर अपने एक्सपीरियंसेस लाता है ना। तो क्या है, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो हम जब काम करते हैं तो कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि यार मेरा कहने का मतलब ये है ना, और एक्सप्रेशंस आते हैं। सो दैट्स व्हाई फिल्म्स आर सो रिच इन आर्ट, दैट जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक पूरी दुनिया का एहसास होता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी एक ने क्रिएट किया है ना। सो ये, सॉरी मैंने थोड़ा समय लिया ये समझाने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई डिड नॉट एक्ट इन द फिल्म। Why did I act in the play? That also has a story. I didn't want to play that. मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन समझिए कि थिएटर में पैसा नहीं होता है, और बॉम्बे जैसा शहर जहां पर हर वक्त एक जद्दोजहद रहती है एक्टर्स। सो कोई भी अच्छा एक्टर जिसके पास आप, मैं गया, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, मैं गया, लेकिन उनकी असमर्थता थी, क्योंकि थिएटर में आपको 3 महीने की रिहर्सल देनी पड़ेगी। यानी वो 3 महीने में से कम 1.5-2 महीने का काम शूटिंग का आपका निकल जाएगा हाथ से। तो कोई करने को तैयार नहीं था, एंड मैं कमिट कर चुका था और मुझे ये जर्नी करनी थी, तो मैं अपने आप को तो कर ही सकता था। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं नहीं करूंगा 1.5 महीने काम, मैं करूंगा, क्योंकि ये प्ले अब मेरी जिम्मेदारी हो गई। सो दैट्स हाउ द होल जर्नी, आई होप दैट इट आंसर्स यू। अच्छा, यहाँ अभी जब मैं पहले पूछ रहा था सवाल, तो एक शख्स ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मुझे थिएटर ही करना है। आप कहाँ पे हैं? आपका सवाल आपने शायद मुझसे कहा था कि हाँ प्लीज, आप कुछ पूछना भी चाहते थे और इसी बहाने थिएटर पे भी बातचीत होगी, तो पूछिए। आप माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रितेश पोद्दार है और मैं रवि सरीन फिल्म इंस्टीट्यूट से पीआर इवेंट का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि अभी थिएटर एक्टिंग के बारे में डिस्कस हो रहा था, क्योंकि आपने फिल्म एक्टिंग भी करी है और थिएटर एक्टिंग, सॉरी सर, सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। और तो थिएटर एक्टिंग में क्या फ्यूचर और करियर अगर मैं परस्यू करता हूँ थिएटर एक्टिंग के अंदर, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे सर की करियर, हाँ फ्यूचर क्या है, ग्रोथ, क्योंकि थिएटर एक्टिंग तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आप चाहूँगा उसका भी। आपने जब थिएटर की शुरुआत की थी तो उसका रीज़न जो मैंने सुना बड़ा अनोखा था। जी जी, मैं चाहूँगा आप भी बताइए। अनोखा नहीं था, बहुत कॉमन था, मतलब लड़कों का उस एज में यही रीजन होता है। बताइए थोड़ा सा। मैं जब थिएटर में गया पहली बार, जब मैं थिएटर देखने, ऑफ कोर्स करने से पहले मैं देखने गया था, तो मुझे वो दुनिया बड़ी अच्छी लगी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं,
जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि वो जो नॉर्मल ट्रेंड के कपड़े होते हैं वो पहनती है, मतलब वो सूती, बड़े क्लासी, फैब इंडिया तो बाद में आया, लेकिन है ना, समझिए, है ना, एक इंडियननेस, बट एट द सेम टाइम दे कुड स्पीक ग्रेट इंग्लिश एंड दे हैड अ व्हाट वी लुक अप एज, है ना, थोड़ा हमारा कलोनियल हैंगअप है ना हमारा, तो कोई अंग्रेजी बोलता तो हमें वैसे ही लगने लगता है कि यार ये थोड़ा मजेदार। सो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलती थी, बॉब कट हेयर, अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियां, वेरी कॉन्फिडेंट एंड फ्री। फ्री मतलब ये नहीं कि हाँ पापा डांटेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। दे कुड अप्रोच यू एंड से मेरे से दोस्ती करोगे, विल यू हैव अ कॉफी विद मी, यू नो, दैट काइंड ऑफ वुमेन। फिर दूसरा मैंने देखा कि मर्द जो थे वहां पर, क्योंकि ज्यादातर सोच विचारक लोग थे ना, तो शरीर से कोई बहुत खूबसूरत नहीं थे वो लोग, कोई आड़ा टेढ़ा है, किसी की दाढ़ी है, बाल उड़े हुए हैं, लेकिन वो खूबसूरत महिलाएं और ऐसे आड़े टेढ़े ऑर्डिनरी लोग, क्योंकि वो औरतें जो थी वो महत्व दे रही थी उनके विचार को, ना कि उनके शरीर को। तो मुझे लगा यार यहाँ तो चांस है, तो चांस है, तो मैंने कहा ये इस दुनिया में जाते हैं, यहां तो हो जाएगा अपना कुछ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वंस यू स्टार्टेड देन यू एक्चुअली फॉल इन लव विद द थिएटर, विद दैट आर्ट। आपके सवाल का जवाब मैं सिर्फ इतना देना चाहूंगा, इतना कह सकता हूं, देखो दोस्त, कल क्या होगा कुछ किसी को नहीं मालूम। हाँ, आज अगर आप पूछें तो थिएटर में कोई करियर मुझे नहीं दिखाई पड़ता, है ना, क्योंकि करियर का मतलब होता है जहां आपकी कुछ आमदनी हो सके, आप एक कार खरीद सके, स्कूटर खरीद सके, किराए पे अच्छे घर पे रह सके या घर खरीद सके, इनके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और थिएटर इन इटसेल्फ इट डज नॉट जनरेट दैट काइंड ऑफ मनी। थिएटर हैज अ डिफरेंट वैल्यू ऑल टुगेदर। सो अगर आप पारिवारिक रूप से सशक्त हैं और आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो थिएटर इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। सेकेंडली, अगर आप पारिवारिक रूप से सशक्त नहीं भी हैं, बट यू रियली डोंट केयर कि कल को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई जानेगा नहीं जानेगा, ताली बजाएगा नहीं बजाएगा, विल आई बी सेलिब्रेटेड और नॉट सेलिब्रेटेड, if you have that, then you are a true theater person, because then you love theater, and for that love, वो लैला मजनू वाला लव है कि मर गए तो मर गए भाई, खत्म हो गए तो खत्म हो गए, लैला तो मेरी लैला है, you know, so if you are that passionate, then it's fine. जवाब आपको बड़ा अच्छे से मिल गया। सर, आप राइटर डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, एक्टिंग आप नहीं करना चाहते थे, बट देन आपने प्ले जब डायरेक्ट कर रहे थे, सब चलता है जी जी, उस दौरान ही कुछ हुआ? हाँ, ये सिंपल है। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं एक्टिंग करूँगा। मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था, बचपन से फिल्में देखता था मैं, हमारे माँ बाप को भी बड़ा शौक था। 10-12 फिल्में आप लोग महीने में देख लेते हाँ, मतलब हर संडे 2 फिल्में देखा करते थे हम लोग। सुबह मॉर्निंग शो में इंग्लिश फिल्म देखते थे, शाम को हिंदी फिल्म जो भी रिलीज होती थी। तो मुझे फिल्मों की दुनिया बड़ी अच्छी लगती थी, मैं फिल्म बनाना चाहता था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, मैंने कभी सोचा नहीं एक्टिंग के बारे में। फिर एक प्ले कर रहा था मैं, पहला प्ले था मेरा, उसमें एक छोटा सा पार्ट था, एक पागल का पार्ट था। अच्छा, पागल, शराबी, रोना, हंसना, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल होती हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको बड़ी शर्म आती है जब आप एक्ट आउट करते हैं, लोग देख रहे हैं आपको, और आप पागल की, मैं बोलूँ कि पागल की एक्टिंग करके दिखाओ, तो आपको बड़ी शर्म आती है। मैं क्या करूँ यार, वाह 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 वाह, कैसे करूँगा यार मैं, क्या क्या होगा, तो थोड़ा इनिबिशंस होते हैं। तो मेरा दोस्त जो था वो कर रहा था, वो कर ही ना पाए,
वो बेचारा अपने शेल से ही बाहर नहीं निकल रहा था। मैंने ऐसे समझाया वैसे समझाया, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार क्या तुम्हारा ठस दिमाग है यार, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ऐसा करो। तो लड़कियां वड़कियां भी थी ग्रुप में, तो उसको थोड़ी लग गई बात। तो उसने कहा अगर ये इतनी आसान बात है तो तुम करके दिखा दो यार। सो दैट बिकेम अ चैलेंज। और एक चीज समझ लीजिए, डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर जो होता है, स्पेशली डायरेक्टर, वो चाहे एक्टर हो या ना हो, उसको अगर वो सीन एनैक्ट करने के लिए कहोगे वो बहुत अच्छा करके दिखा देगा, क्योंकि वो सीन एक्टर को समझाने से पहले खुद समझता है। जब आपको समझ में आ जाता है तो वो करना आपके लिए आसान है। मेरे साथ भी वही बात थी। तो मैंने कहा क्या करना है यार, इतना सा ही तो करना है, और मैंने करके दिखाया उसको। वो करके दिखाया तो मेरे जो आसपास दोस्त थे, जो ग्रुप वाले थे, उन्होंने ताली वाली बजाई। तो उन्होंने कहा यार तू ही कर ले यार सौरभ। छोटी सी एंट्री थी, तो मैंने कर ली। वो ऑडियंस तक पहुंची, ऑडियंस को पसंद आई। अजीब बात होती है कि आप अक्सर अपने आप को पसंद करने लगते हैं क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। तो जब लोगों ने मुझे पसंद किया तो मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो कोई स्पेशलिटी है मेरे अंदर, मैं कर सकता हूं यार, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, ये भी तारीफ कर रहा है, ये भी तारीफ कर रहा है, लोग तालियां बजाते हैं, तो मैंने कहा यार ये कर लो यार, इसमें क्या बुराई है। तो करने लगा। लेकिन मेरा फोकस कभी नहीं रहा उस पर, फोकस हमेशा मेरा फिल्म मेकिंग पे ही था, बिकॉज दैट्स अ लार्जर आर्ट। इट्स नॉट अ वन सेगमेंट ऑफ आर्ट, इट्स एवरीथिंग टुगेदर। So that's how my actor started, and I was very lucky because मेरा स्ट्रगल, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वो कम हो गया, क्योंकि मैं एज एन एक्टर बहुत जल्दी एस्टैब्लिश हुआ। सो पैसे की मुझे कमी नहीं रही, मेरा सर्वाइवल जो था वो आसानी से हो गया। एज अ फिल्म मेकर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टर तो फिर भी 4-5 फिल्में 6 फिल्में कर लेता है साल में, लेकिन डायरेक्टर 1.5 साल 2 साल में एक ही फिल्म कर पाता है। तो अब ये पूरे एक जर्नी है जो ऑटोमेटिकली होती गई, इट वाज नॉट नेवर प्लान्ड। आई थिंक वो शख्स जिन्होंने आपको चैलेंज किया था, हमको उनको थैंक यू कहना चाहिए कि उनकी वजह से वी गॉट सौरभ शुक्ला, और उनका नाम अरुण पंत है। तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो। तो पूछिए मैडम, आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये आदमी रुकेगा और मैं अपना सवाल पूछ पाऊंगी। पूछिए, अब आप ही की बारी है, माइक ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि आपके दर्शन हुए मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा आपसे मिलके। आपको तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन मैं अपना परिचय करा देती हूँ। मैं कुसुम जैन, 65 इयर्स ओल्ड, और RSFI की स्टूडेंट हूँ एक्टिंग की। अरे वाह। और अभी हमने रेगुलर हूँ, और अभी मैंने 6 मंथ कंप्लीट कर लिया है। और मैं भोपाल से हूँ, 50 साल मैंने भोपाल में निकाले हैं सर। और मैं भी पेंटिंग करती हूँ सर। अच्छा। आपको पेंटिंग का शौक है इसलिए। जी 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 जी, तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पहली बार फिल्म में ऑफर मिला था तो आपका अनुभव कैसा रहा? और सर दूसरी बात, बस एक क्वेश्चन अकेला और, क्योंकि है ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो उड़ रहा है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि थिएटर में बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं थी, तो यहाँ बात बन सकती है, तो मतलब बनी थी, मतलब जीवन संगिनी, बस इतना बता दीजिए सर। काम में बात बनने की बात थी, महिला के साथ उन्हीं में बात से बनने एक की बनी बात थी क्या जीवन संगिनी? बस इतना बता दीजिए सर। मेरी फिल्म जो है जब खुली किताब, उसका एक टाइटल ट्रैक है। उसका मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी सर। आपने पूछा कि भाई मुझे लगा कि कुछ बात बन सकती है, खूबसूरत महिलाएं थी, तो क्या बात बनी?
मेरी फिल्म का टाइटल ट्रैक का गाने की 2 लाइनें ये हैं, दिल की जब खुली किताब भारी पड़ गया हिसाब। तो ये किताब बंद ही रहने दीजिए। घर भी जाना है, रात को 9:30 बजे की फ्लाइट है। सर पहले वाले का जवाब, लेकिन सर हाँ, आप सॉरी, पहले वाला आप फिर से पूछिए। जब पहला ऑफर आपको मिला फिल्म का, तो वो अनुभव जो था आपका। जी हाँ। जी, बैठिए प्लीज बैठिए। ये बहुत ग्रेजुअली हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अचानक एक दिन कोई ऑफर आया। मैं दिल्ली में था, एंड ऑफ कोर्स थिएटर में हम लोग काम करते थे। उस वक्त दूरदर्शन पे मीडिया का काम होता था। तो पहले शुरुआत वहाँ से हुई, है ना। लेख टंडन अब नहीं रहे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। वो टेलीफिल्म्स उन दिनों बना रहे थे, और वो एक्चुअली पुराने कहना चाहिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर थे। तो उनकी एक फिल्म मैंने की थी। तो अनुभव तो मतलब मैं कैमरे का आपको बता देता हूँ। क्या है, जब पहला मुझे एहसास हुआ, अब वो प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, पहले जो होती थी, जो पहली बार हुई थी, जब आप थिएटर में एक्ट करते हैं तो आपको देखने वाले जो लोग होते हैं वो जिंदा होते हैं, जीवंत होते हैं। तो वो जो आप करते हैं उसका जो गैमेट ऑफ इमोशंस है वो उन पे क्या असर करता है। तो वो रोते हैं, हंसते हैं, या बोर हो जाते हैं, या जो भी करते हैं, इट्स वेरी लाइव। ठीक है, तो आपको एहसास होता है कि आप जो है अकेले नहीं है ना। ये एहसास आपको हमेशा होता है। कैमरा इज अ स्ट्रेंज थिंग, इट्स अ डेड आई, इट जस्ट कीप्स लुकिंग एट यू, इट हैज नो फेस, नो एक्सप्रेशन, नथिंग। एंड दैट इज वाई थिएटर में आप चीजें छुपा सकते हैं। कहने का मतलब समझिए, यानी कि अगर मुझे रोना नहीं भी आया तो मैं थोड़ा सा ऐसे टेक्निक करके ऐसे रो लूंगा, और लोगों तक बात पहुंच जाएगी, लोग उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कैमरा जस्ट लुक्स एट यू लाइक अ डॉक्टर, क्लिनिकल होता है। दैट इज वाई द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेस यू कैनॉट क्राफ्ट, डू नॉट ट्राई टू क्राफ्ट, जस्ट फील एंड जस्ट स्पीक द ट्रूथ। जो सच है, अगर आपको दुख है, आपके सीन में दुख है, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा ऐसे रो लूं या वैसे रो लूं या ऐसे कर लूं या हाय कर लूं या कुछ नहीं। सिंसियरली आपका दुख आपके जीवन में आपको मालूम है कैसा होता है, जस्ट पोर्ट्रे इट, एंड कैमरा लव्स इट। सो दैट इज द फर्स्ट लर्निंग अबाउट कैमरा, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद कैमरा, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। वो तो हम आपके किरदारों में देखते ही हैं कि कितने कंफर्टेबल हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी मैडम। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैं RSI से मैं फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हूँ, और आई थिंक आई एम द यंगेस्ट स्टूडेंट, हाँ। जस्ट 70+। वाह, क्या बात है। तो फिल्म मेकिंग कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछना ये है कि आप एक्टिंग भी की, राइटिंग भी की, बहुत कुछ किया। एक सबसे टफ क्वेश्चन ये है कि दूसरे को हंसाना। जब आप कुछ भी एक्ट करते हो, आप चाहे ना हंसो, लेकिन दूसरे को हंसी आ जाए, ना चाहते हुए भी, रोता हुआ भी हंस पड़े। तो ऐसा ट्रिक चाहती हूँ मैं, ऐसी एडवाइस चाहती हूँ मैं। ह्यूमर की सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमर की कोई ट्रिक नहीं होती है, इट इज जेन्युइनली फनी। देखिए, बैठिए, मैं आपको समझाता हूं जो मुझे समझ में आया। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, जब मैं आपको हंसाने की कोशिश करूंगा ना, आप नहीं हंसेंगे। ज्यादातर ऐसा होता है। आप जैसे ही
आपको अक्सर ऐसे दोस्त मिले होंगे, ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे यार ये चुटकुला सुनो यार, बड़ा फनी चुटकुला, बड़ा, अरे यार कमाल का फनी। उसके बाद सुनाना शुरू करते हैं तो आप ऐसे सुनते रहते हैं, खाली आपको हंसी नहीं आती। करेक्ट? बिकॉज ह्यूमर का अर्थ इज नॉट टू मेक यू लाफ, इट्स नॉट टू मेक इट फनी, जस्ट, क्योंकि क्या है, एक चीज होती है लाइफ में, एब्सर्डिटी बड़ी अजीब चीज है, बहुत ही एब्सर्ड होती है लाइफ। हम सोचते ऐसी हैं, होती कैसी और है। ये अपने आप में ही फनी है, ये देखिए तो अपने आप में ही फनी है। तो ये एक नजरिया है, ह्यूमर जो है वो एक नजरिया है दुनिया को देखने का। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कि आप, लोग अक्सर गलती करते हैं, जब वो फनी चुटकुला सुनाते हैं तो खुद हंसने लगते हैं। जब खुद हंसने लगते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये तो खुद ही हंस रहा है, तो ठीक है, फिर मेरे हंसने की क्या जरूरत है। करेक्ट? सो ह्यूमर, डोंट एवर थिंक दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट और इजी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, द वे यू लुक एट थिंग्स। आप कैसे देखते हैं चीजों को, वो नजरिया होता है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल, बहुत बड़े सारे किस्से हैं, एक नजरिया बताता हूं मैं आपको। क्या ये सच्चा किस्सा है। सुधीर मिश्रा फिल्म मेकर जो हैं, और जावेद साहब जो हैं, वो आप जानते ही, जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर बहुत बड़े, आप मालूम है, बहुत फेमस हस्ती हैं। उनके फादर इन लॉ, शबाना आजमी के फादर कैफी आजमी, और एक और शायर है निदा फाजली, अब नहीं रहे निदा फाजली। लेकिन आर्टिस्ट की भी आपस में लगती रहती है। तो कैफी आजमी साहब जो थे, वो निदा फाजली वो शायर ही नहीं मानते थे। अब निदा फाजली साहब अपने बहुत बड़े शायर थे, कैफी आजमी साहब बहुत बड़े शायर थे, लेकिन ठीक है, नहीं पसंद एक दूसरे की शायरी, ठीक है। तो सुधीर मिश्रा एक फिल्म बना रहे थे, इस रात की सुबह नहीं। तो कैफी साहब बीमार हो गए थे, वो हॉस्पिटल में थे, तो मिलने गए। सुधीर जानता था उनको, तो मिलने गया उनसे। तो बोला बैठे, तो ऐसे बैठे हुए थे। अब ये देखिए एक शायर का ह्यूमर जो है, वो बोले सुधीर साहब आप घर तो आए नहीं हैं, अस्पताल में आए हैं, तो बताइए क्या पेश करूं, डाइजिन खाएंगे या कुछ इंजेक्शन लगवा दूं आपको। ये एक ह्यूमर है, ये एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि भाई आप मिलने आए तो खातिरदारी करनी है। घर होता तो लस्सी पिलाता या चाय पिलाता, यहाँ पे इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, वो लगवा दूं। ये उनका ह्यूमर है। खैर बैठे रहे, फिर बोले अच्छा भाई सुधीर बताओ क्या कर रहे हो। तो सुधीर बोला कि कैफी साहब मैं फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है फिल्म का? बोले इस रात की सुबह नहीं। कहला हाँ अच्छा है, बहुत शायराना नाम है, इस रात की सुबह नहीं, बहुत अच्छा है। गाने कौन लिख रहा है? गाने तो जावेद ही लिख रहा होगा। तो जावेद अख्तर साहब मना कर चुके थे फिल्म को, पैसे वैसे थे नहीं उस फिल्म में, कुछ था नहीं हुआ। तो सुधीर बोले नहीं, वो जावेद साहब तो नहीं लिख रहे हैं, निदा साहब लिख रहे हैं। अब कैफी साहब चुप, वो चुपचाप ऐसे बैठ गए। तो थोड़ा होता है ना कि जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे मैंने गलत बोल दिया, तो वो और ज्यादा भड़बड़ा के और गलत चीजें कर देता है। तो सुधीर ने बोला वैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं कैफी साहब बिल्कुल ऐसे साइलेंट उनको ऐसे देख रहे, कोई कुछ नहीं बोले। और अजीब सा हो गया सुधीर बोला कि मतलब निदा वैसे लिखते तो बहुत अच्छा है। तो साइलेंस गया और कैफी साहब ने उसको देखा, बोले हाँ भाई देखो क्या है, जब वो लिखने की जुर्रत कर सकता है तो कोई उसे पसंद करने की जुर्रत तो कर ही सकता है ना। अब देखिए इसमें कहीं हंसाने की कोशिश नहीं है, इट्स एक्चुअली बहुत तलखी वाली बात है। एक्चुअली आप बुराई कर रहे हैं किसी की, कहना अरे यार वो महामूर्ख आदमी है, यही कह रहे हैं ना आप बेसिकली। लेकिन शब्दों का चयन देखिए, कहने का अंदाज देखिए, बेसाख्ता आपके मुंह से हंसी निकल जाती है। कहना हाँ भाई जब वो लिखने की जरूरत कर सकता है तो कोई उसे पसंद करने की जरूरत तो कर ही सकता है ना भाई। हाँ, तो ह्यूमर ऐसा होता है। अच्छा, सुधीर मिश्रा साहब का आपने जिक्र किया सर, वो अक्सर जिस
जब उनको समझ में नहीं आता कि इस कैरेक्टर को कौन निभाएगा तो आपको दे देते हैं? हाँ, वो एक सुधीर के साथ एक बड़ा लंबा रिश्ता रहा है मेरा। मैं जब मुंबई गया था, नया नया पहुंचा था 93 में, तो सुधीर पहले आदमी थे। बैंडिट क्वीन मैं करके गया था, तो सारे फिल्म मेकर्स मुझे जानते थे क्योंकि बैंडिट क्वीन सबको बहुत पसंद थी और शेखर सबको जानते थे, तो सुधीर भी उन्हीं में से थे। और सुधीर ने मुझे बहुत सहारा दिया, एक फिल्म लिखने को दी। वो फिल्म कभी बनी नहीं, लेकिन जब भी वो मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरा काम बहुत हमेशा से पसंद किया उन्होंने। तो सुधीर की जो फिल्मोग्राफी रही है पिछले 30-35 साल में, उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, एक्सेप्ट 1 या 2 फिल्म कहीं छोड़ के, चाहे उसमें बड़ा पात्र मैं करूं या नहीं करूं, सुधीर मुझे हमेशा बुलाता है। और हमेशा अपनी कहानी जो है, जब भी वो कंप्लीट करता है फिल्म बनाने के लिए, तो सुधीर हमेशा मुझे अपने पास बुला के कहते हैं कि भाई ज़रा आओ, कहानी सुनो और बताओ कैसी है। फिर इसके बाद एक्टिंग की बात होती है। तो है वो एक यकीन है एक दूसरे पे, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। यकीन शेखर कपूर साहब को भी बहुत था। बैंडिट क्वीन जो इनकी बहुत कामयाब और बड़ी कल्ट फिल्म मैं कहूँगा, उसमें आपका रोल था ही नहीं, आप मना कर चुके थे। नहीं, मैं मना नहीं कर सकता। मैं वक्त नहीं था आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं। वो छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि जिस वक्त बैंडिट क्वीन यहाँ बन रही थी, उससे पहले मेरा 1 महीना ऐसा गया था, मेरे पास 3 ऑफर्स आए थे। एक और बहुत अच्छा मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। बुद्धा ऑफ सबर्बिया करके एक नॉवल है, हनीफ कुरैशी का, पाकिस्तान के राइटर हैं। मतलब पाकिस्तानी है, नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी है, लेकिन रहते हैं एक्चुअली इंग्लैंड में। तो अंग्रेजी में उनकी किताब है बुद्धा ऑफ सबर्बिया। उस पर एक सीरीज बन रही थी, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, इंडियन कैरेक्टर था वो। उसके लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। मुझे कहा गया था कि मुझे 3 साल जाके इंग्लैंड रहना पड़ेगा। उसी वक्त में बर्टोलुची, जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बड़े फिल्म, वो बना रहे थे लिटिल बुद्धा। उसमें एक कैरेक्टर था, मैं उसके लिए भी मेरा चयन ऑलमोस्ट हो गया था। और उन दिनों दूरदर्शन बहुत बड़ी चीज़ होती, तो दूरदर्शन में आप अपना प्रोजेक्ट जमा करते थे। तो मुझे याद है कि उस समय में मैंने प्रोजेक्ट जमा किए थे, 2-3-4 प्रोजेक्ट जमा किए थे। उनकी कैटेगरी होती थी A++, A+, B++, ऐसे कैटेगरी होती। तो मेरे 2 सीरीज A++ में पास हो गए थे और 2 मेरे A कैटेगरी में। सो मैं तो दुनिया के, कहना चाहिए एकदम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ था कि भाई 3 साल जाके, अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इंग्लैंड में रहूं 3 साल जाके, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम करूं, या बर्टोलुची के साथ काम करूं, दुनिया का इतना बड़ा फिल्म मेकर, या दूरदर्शन ने मेरे को ऑफर कर रखा, बहुत पैसे ही पैसे हैं। ऐसे वक्त में शेखर कपूर ने मुझे मिले थे, शेखर, और शेखर ऐसी बात करने लगे और बोले कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैं तो मेरे जो रेपेटरी चीफ थे बज्जू भाई, उन्होंने कहा अरे इसके पास कहाँ वक्त है, ये तो अभी इंग्लैंड जाएगा, फिर ये करेगा। तो शेखर बोले अच्छा, मैं एक फिल्म बना रहा था बैंडिट क्वीन, चलो, ये बात हुई। मेरा भी ये था कि यार होगी, कोई पिक्चर बन रही होगी, मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर इट सो हैपेंड, in 1 week's time, I got the first letter from England saying कि sorry, we have selected another actor. So जो इंग्लैंड का प्रोजेक्ट था वो मेरे हाथ से निकल गया। मैं कहा हटाओ यार, मैं बर्टोलुची की फिल्म करूंगा और ये करूंगा। दूसरा लेटर आया 1 हफ्ते के अंदर कि साहब बर्टोलुची की फिल्म में आपको नहीं लिया गया, किसी और को ले लिया गया। मैं कहा हटाओ यार, दूरदर्शन तो आई है। उसके 1 हफ्ते बाद न्यूज़ आई कि पब्लिक लिटिगेशन का केस हो गया दूरदर्शन पे, और जो पूरी स्कीम थी वो स्क्रैप हो गई। तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ रेपेटरी की नौकरी थी। उस वक्त में मेरे जितने आसपास के लोग थे सब बैंडिट क्वीन में कास्ट हो चुके थे, और मुझे लगता था कि यार मैं ही एक ऐसा था
मतलब सब सारे जितने अगल बगल में छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी था सब बैंडिट क्वीन में थे, मैं नहीं था। तो शेखर जो थे वो एक दिन, सीमा उसमें मेन रोल किया था सीमा ने, तो सीमा एक नाटक करती थी खूबसूरत बहू, और उसे मैं ओपन करता था। तो वो देखने आए, सीमा को देखने आए। सो आई ओपन द प्ले, और बाद में मुझे बैक स्टेज बुलाया और खाली देखते रहे ऐसे और चले गए। फिर मैंने तिग्मांशु धूलिया से बोला, वो उनके असिस्टेंट थे, मैंने कहा यार क्या बुलाया, ऐसे ही देखते रहे, क्या है क्या? बोले 1 मिनट। वो गया, आया, बोला कहला कल तुम धौलपुर चले जाओ, तुम्हारी टिकट है। उसके बाद वो फिल्म मुझे मिली, वो फिल्म मैंने की। बाद में मुझे शेखर ने बताया कि जिस वक्त वो प्ले देख रहा था, उसने कहा मुझे ये एक्टर चाहिए किसी भी हालत में। तो उसके पास कैरेक्टर नहीं था, तो वो वापस गया और उसने 2 किरदार जो छोटे किरदार थे, जिनका अलग अलग मकसद था स्क्रिप्ट में, उनको ज्वाइन करके कैलाश का कैरेक्टर बनाया। एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिविटल पार्ट्स इन द फिल्म। अगर आप देखेंगे तो आपको कैलाश का क्या उसका महत्व है उस कैरेक्टर का, वो समझ में आता है। और फिर शेखर कपूर ने ही मुझे शूटिंग के दौरान, मैंने उनसे कहा था कि देखिए सर, वो बोले कि तेरे को एक्टिंग कैसी लगती है फिल्मों में? मैंने कहा सर एक्टिंग तो फिल्मों में ऐसी ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़, अगर मैं बॉम्बे आऊँ तो मुझे मना मत करिएगा, अपना असिस्टेंट ले लीजिएगा। एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड कि तू फिक्र मत कर, आई विल कॉल यू एज एन एक्टर। तो मुझे लगा हाँ, और ख़ास तौर से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि सामने वाले ने बोला कि नहीं नहीं हम करेंगे यार, और आपको मालूम है कोई भी होने वाला नहीं है। तो मुझे भी लगा हाँ यार ठीक है, बोल दिया इन्होंने। बट शेखर डिड कॉल मी, he called me to Mumbai, he gave me a role, and strangely, मैं दिल्ली का लड़का, उन्होंने मुझसे पूछा सौरभ तुम बॉम्बे, काम दिया है उन्होंने, बुलाया है, टिकट उनकी तरफ से है। बोले अच्छा सौरभ तुम बॉम्बे आओगे, कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा सर कहाँ रहूंगा मतलब क्या है, आप बुला रहे हो तो आपके यहाँ ही रहूंगा, और कहाँ रहूंगा? मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि there is a something called personal space. You know, Bombay is very particular about it. It's almost like a foreign country in that manner. पर्सनल स्पेस की जो जगह मुंबई में मिलती है आपको, वो बहुत प्रेशियस है, उस पर कोई स्टेप ऑन नहीं कर सकता। बट ही डिडंट से इट टू मी, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, ही केप्ट मी इन हिज हाउस फॉर अ मंथ। So that's how Shekhar brought me to. मतलब थैंक्स टू हिम अगेन। अच्छा, अगर मेरे दिमाग में एक चीज़, जब आपकी फिल्म भी हमने जब देखी तो मेरे दिमाग में पंकज कपूर को डायरेक्ट करना, क्योंकि आप अपने आप में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है, आपने एक्टिंग की है, राइटिंग किया है, डायरेक्शन किया, एंड ही इज़ ऑल्सो अ लेजेंड। तो जब आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे या डिम्पल मैम को डायरेक्ट कर रहे थे, क्या प्रोसेस था? बाकियों से कुछ अलग था? या जब इतने सीनियर लेवल के लोग साथ में काम करते हैं, एक एक्टर है एक डायरेक्टर है, तो क्या प्रोसेस होता है? नॉर्मली रहता है? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ये ऐसा सोचना कि डायरेक्टर करता क्या है, सेट पे करता क्या है, कैसे समझाता होगा वो, क्या कहता होगा एक्टर को, क्या वो एक्टिंग करके नहीं दिखाता है। एंड व्हेन आई एम एन एक्टर, okay, I know how to act, but I always understand one thing: I cannot act like you and you cannot act like me, because we are two different people. Correct? So इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक्टर को जाके ये समझाएं कि एक्टिंग कैसे करनी है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो गलती है। ये आप अगर एज अ डायरेक्टर करेंगे, ट्राई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मत करिएगा। आपको जो सीन चल रहा है उसका अर्थ समझाना होगा कि कहना क्या चाहते हैं।
एक सीन करते हैं, ठीक है? किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, कोई एक नाम बताइए मुझे। नहीं, इमेजिनरी नहीं, जो हो यहाँ पे। जैसे अमित सिंह खरबंदा हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, ठीक है? अमित एक बार सबकी तरफ हाथ हिला दो। आप मुझसे पूछिए कि अमित सिंह खरबंदा कैसा आदमी है? जोर से पूछिए। सर, ये अमित सिंह खरबंदा जी कैसे बंदे हैं? अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। दोबारा पूछिए। सर, ये अमित जी जो आपके दोस्त हैं खरबंदा साहब, कैसे बंदे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तीसरी बार पूछिए। सर, ये अमित खरबंदा जी जो आपके दोस्त हैं, कैसे बंदे हैं? अमित सिंह खरबंदा, हाँ भाई, बहुत अच्छा आदमी है भाई, बहुत अच्छा आदमी है। लाइनें की है, लाइनें की है, एक्सप्रेशन 3 है। दिस इज कॉल्ड what you are pointing at, what the character is going through, correct? What is the relationship? All 3 lines will tell 3 different kind of relationship of mine with Amit, correct? As a director, आप एक्टर को जाके ये कहते हैं कि देखिए इसमें जो टिल्ट है वो इस चीज का है, बात ये कह रहा है मगर उसके पीछे टिल्ट ये है, आप सिर्फ इतना कहते हैं, ठीक है? वो एज एन एक्टर, जब एक अच्छा एक्टर आपको मिलता है तो वो कहता है हाँ यार बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको मैं कहीं बीच में रखूं। ये खाली एक तरफा रिलेशन नहीं है, खाली नाराज नहीं है या खाली प्यार नहीं करता है, बीच की चीज कहीं रखता हूं, है ना? तो ये इस तरह की डिस्कशन होती है। सो वेन एवर यू वर्क विद ग्रेट एक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, है ना, जैसे पंकज जी हुए, डिम्पल जी हुए, सो फिल्म करते वक्त जब हम लोग, कहानी हमें मालूम है, सीन जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या हमें एटीट्यूड्स लेने हैं, किस बात को हमें कहना है, किस बात पे दबाव डालना है ताकि सीन का अर्थ जो है वो हमें समझ में आए। और इंसान बड़ी कमाल की चीज़ होती है, इंसान बहुत लेयर्ड होता है। इंसान ऐसा नहीं है जो कहता है वही उसका मतलब होता है, अक्सर क्या होता नहीं है उसका कभी मतलब, वो कभी सच नहीं बोलता है। वो चीजें जो है, जैसे कि एक एक्टिंग में एक बात कही जाती है, एक बड़े अच्छे काफी सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी, अंग्रेज हैं, तो नाम मैं उनका भूल गया हूं, उन्होंने कहा था ओनली बैड एक्टर्स शो इमोशंस, गुड एक्टर्स विल नेवर शो यू इमोशंस। क्योंकि व्हाट इज एक्टिंग? इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? कि ह्यूमंस ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, ये स्टडी है। और एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको सच में कोई दुख होगा ना, आप कभी नहीं बताएंगे, बताते ही नहीं है लोग। मैं आपसे पूछूंगा क्या हाल चाल है, आप गहरे दुख में होंगे, कहना बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा है बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, लेकिन कहते वक्त आपका शरीर, आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही, तो मुझे समझ में आता है कि इस आदमी के साथ प्रॉब्लम है। जैसे ही आदमी कहने लगता है ना भाई साहब बहुत ही बुरी हालत है यार, मैं क्या करूं, पहली बात तो कोई इंसान ऐसा करना नहीं चाहता है, बिकॉज इट्स अ बीइंग वल्नरेबल is like being naked. You don't want to be naked in front of the world. इसलिए हम अपनी खुशी को भी पूरी तरीके से इजहार नहीं करते हैं। आप कहीं इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे बोला था कि सर क्या फिल्म बनाई है आपने, कितनी खूबसूरत फिल्म है, मैं चाहता हूं उसे सुनना, मुझे खुशी होती है, मगर मैं क्या कहता हूँ, जी बढ़िया, थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो ये सब चीजें हैं, मतलब वो मेरे असली इमोशंस थे, क्योंकि जब मैंने वो जैसे ही फिल्म देखी, मैंने आपका नंबर जुगाड़ा जी,
और आज तक मैंने कभी आपको मैसेज नहीं किया था, बट मैं जब कई बार क्या होता है एज अ जर्नलिस्ट भी, हम कुछ एक ऐसी चीज़ें देख लेते हैं ना जो मतलब आपको लगता है यार कि बता दो कि किसी को कि यार ये क्या है, तो मैंने तुरंत आपको जो है जी जी टेक्स्ट किया कि सर क्या खूबसूरत फिल्म आपने बनाई है, और मुझे लगता है आप सबको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम जब खुली किताब, ZEE5 पर। हम इंटरव्यू के बीच में इतना ज़्यादा कई बार फिल्म प्रमोट नहीं भी करते हैं, बट अच्छे सिनेमा को मुझे लगता है हमें प्रमोट भी करना चाहिए। और आई थिंक आप भी सर आए हैं, और बहुत कम होता है जब आप आते हैं, आप इतने इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने बॉम्बे में भी किए, जी जी। तो वो कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर का कॉन्फिडेंस भी होता है कि हमने जो बनाया है वो अच्छा है। और जब फिल्म रिलीज होने के बाद कोई फिल्म मेकर सामने आता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपने प्रोडक्ट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी, आप भी पूछना चाहेंगी? पूछिए। हेलो सर, माई सेल्फ मुस्कान फ्रॉम ABP न्यूज़। सर अभी रिसेंटली शाहरुख खान की जो मूवी है किंग, आप उसमें भी काम कर रहे हैं उनके साथ, तो शाहरुख खान लाइक वो अपने आप में एक इमोशन है मतलब हर किसी के लिए, तो वहाँ पे कैसा माहौल है? आप वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो। कितना मिलना चाहती हैं ना आप शाहरुख खान से? बहुत ज़्यादा। ABP न्यूज़ से आप? सर ये मतलब आई थिंक ये अपनी छुट्टी वुट्टी कैंसिल करने के लिए आपसे बस यही सवाल पूछने के लिए। हाँ, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आया तो आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, अगर शाहरुख यहाँ आ गए होते तो क्या हो रहा होता। खैर, मैंने ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी, और मैं आप सबको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अब बहुत कमाल कमाल के लोग, मैं बहुत कमाल कमाल के लोगों से मिला, बहुत सीनियर लोग, देवानंद साहब से मिला हूँ मैं, बच्चन साहब से मिला हूँ, सलमान खान के साथ मैंने काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया है, मैं सबके साथ काम किया है, अक्षय कुमार के साथ काम किया है, अजय देवगन, कमल हासन, you name it and I have worked with them, and they are all wonderful. That's why they are somewhere. वो जिंदगी में अगर कहीं पर हैं तो उनमें कोई बहुत बड़ी खूबी है। आप सच में, आपकी इच्छा मैं समझ सकता हूं, शाहरुख से एक बार जरूर जिंदगी में मिली है। वो बहुत ही करिज्मेटिक इंसान है, मतलब उनकी अपनी जो खूबियां हैं, बाकियों की तरह जो खूबियां हैं वो तो हैं ही हैं, उनकी खूबी है ना, बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी आप उनसे बात करके देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है, जब बात करते हैं, ही इज प्रेजेंट एज अ ह्यूमन बीइंग, ही विल कनेक्ट विद यू डायरेक्टली एंड ही विल मेक यू फील। जब जितनी देर उन्होंने आपसे बात की है, उस वक्त आपको एहसास होगा मैं इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूं, इसलिए शाहरुख खान मुझसे बात कर रहे हैं। ही इज सो वंडरफुल, ही मेक्स यू फील सो गुड, एंड इट्स अ वेरी वेरी रेयर क्वालिटी इन ह्यूमन बीइंग्स। सो शाहरुख साहब, बहुत उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो खाली ये भी कहते हैं कि भाई यार मेरी फिल्म में खाली एक वॉक करके चले जाओ, तो भी मैं क्या, सब करते हैं। दैट्स हिज करिश्मा, दैट्स हिज द वे ही इज एन अमेजिंग पर्सन। नेक्स्ट प्लीज पूछिए। हेलो सर, पहले तो सर थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए। और जैसा आपने अपने स्टार्टिंग से कहा कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो ऐसी होती है कि अपने मुंह या मिट्ठू नहीं बनना है जी। लेकिन अब समय बदल रहा है, हमें अपने बारे में बताना होता है। तो सर आपको तो सभी जानते हैं पर आप मुझे नहीं जानते। तो मेरा नाम शिखा है और मैं रवि सरीन इंस्टीट्यूट से ही फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही हूँ। सर मेरा सवाल राइटिंग से रिलेटेड है कि जब हम लेखन कर रहे होते हैं, जब आप लिखते हैं, तो क्या आप किसी कैरेक्टर को ध्यान में रख करके लिखते हैं या आप लिखते हैं फिर उसे पोर्ट्रे करने के लिए आप कैरेक्टर्स ढूंढते हैं? और उसी से संबंधित दूसरा सवाल कि आपको जब बैंडेड क्वीन ऑफ़र हुई तो शेखर कपूर सर NSD कैंपस आए थे और वो अपनी कास्ट भी वहाँ ढूंढ रहे थे और आपके लिए उन्होंने कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया। तो सर आप भी रवि सरीन इंस्टीट्यूट आइए और हम लोग भी बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि
हम आपको शेखर कपूर सर और अपने आप को सौरभ शुक्ला जी की जगह देख रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। आपके पहले सवाल का जवाब, सॉरी फिर से एक बार। सर जब आप लिखते हैं। हाँ, तो क्या कैरेक्टर पहले होता है या? जी इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, जी कोई वजह नहीं होती। मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन देर इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, देर इज नो मेथोडिकल वे ऑफ अप्रोचिंग आर्ट, देर इज नो वन मेथड। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे कि अगर बिल्डिंग बनानी हो तो देर इज अ मेथोडिकल वे जी कि आपको पहले नींव खोदनी पड़ेगी, फिर उस नींव को भरना पड़ेगा, फिर उसमें सरिया डालना पड़ेगा, कंक्रीट डालना पड़ेगा, then you will start building and you will first build the first floor and the second floor and the third floor and whatever, and then beam कहाँ होनी चाहिए, column कहाँ होना चाहिए। it's a methodical science. Art is not, जी it is strange। कभी कभी आप कहानी होती नहीं आपके पास, आपको एक कैरेक्टर अच्छा लगता है, आप कहते हैं यार मैं उस बंदे की कहानी कहना चाहता हूं, कहानी क्या है नहीं मालूम है, वो बंदे में कोई खूबी है तो आप उसकी बात करना चाहते हैं, और वो आप चाहते हैं तो आप उस कैरेक्टर के साथ कुछ सीन्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, फिर वो करते करते अचानक आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है, फिर आप उसी को कहानी के तौर पे एक जर्नी बना लेते हैं। एंड दैट इज व्हाई देयर आर कैरेक्टर बेस्ड फिल्म्स, जी and there are situation based films, and then there are plot based films। कभी कभी आपको कोई बात बड़ी कमाल की लगती है कि यार एक घटना हुई थी, वो घटना बड़ी कमाल की है, उस वक्त आपके पास कैरेक्टर्स नहीं होते पर आप उस घटना के बारे में लिखना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का सर, मतलब? जी। तो देयर इज नो वन वे। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले कहानी लिखता हूं फिर मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जी या मैं पहले कैरेक्टर लिखता हूं फिर मुझे कहानी मिलती है। ऐसा नहीं है, कहानी पे डिपेंड करता है आपको उस वक्त क्या चीज क्या एक्साइट समझ- कर रही जी, है, जी। जो आपको एक्साइट कर रहा है आप उसको पकड़ के आप चलते रहिए। जी अगर आपको कोई एक घटना हुई है ना, मान लीजिए जैसे कि वो थी वो कौन सी फिल्म थी यार, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन। बड़ी फेमस फिल्म, जिसमें सरदार रेजिमेंट जो है वो केसरी। केसरी, केसरी ठीक है। अब वो केसरी जो है वो लोगों को पहले घटना के तौर पे पहले सुनाई पड़ा होगा जी। कि भाई ये ऐसे एक कुछ सिपाही थे सिख रेजिमेंट के और वो ऐसे लड़े थे, कोई ऐसी कहानी आपको पता लगी। अब आपको कैरेक्टर नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप उस कहानी के बारे में सोचिए, फिर आप कहिए कि इस जगह पे कौन लोग रहे होंगे, अच्छा तो उनकी बीवियां भी होंगी, उनके परिवार भी होंगे, परिवार दूर होंगे, अच्छा क्या उनका दुश्मन के साथ कैसा रिश्ता होगा, अच्छा क्या, ये आप फिर आप सोचना शुरू करते जी सर। है ना। तो जब भी आपको जो भी मिले, जो भी चीज़ एक्साइट कर रही है, आप उसको पकड़िए और उसके सहारे एक जर्नी शुरू करिए, फिर आपको चीज़ें रास्ते में मिलती जाती हैं। सर जैसे आपने कहा ये आर्ट है, तो कभी बार होता है कि हम लिखते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं, हमें इंट्रो बहुत अच्छा जा रहा है, मान लीजिए किसी घटना से मैं प्रभावित हुई और मैंने घर आकर के फटाफट लिखना शुरू किया, तो मैं उसकी टेक्निकल चीज़ें भी ध्यान में रख रही हूँ कि मुझे इंट्रो लेना है, मिडिल लेके जाना और एंड। मिडिल तक बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एंड आते आते इमोशन ड्रॉप हो गया, तो उस समय पर आप क्या करते हैं? वो लोकेशन में मतलब वापस अपने आप को लेकर के जाते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं, या फिर वही करेक्टर बिल्डिंग करते हैं? ये काश किसी को भी पता हो। अच्छे बड़े बड़े राइटर्स, अच्छे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हमेशा अच्छी फिल्म नहीं बना पाते, हमेशा परफेक्ट फिल्म नहीं बना पाते। इट इज सो स्ट्रेंज, आपको एक्चुअली पता ही नहीं लगता है। आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास एक मॉडल होता है, क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए, क्रेसेंडो फास्ट होना चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हायर इंटेंसिटी का होना चाहिए, इट शुड रीच अ पॉइंट वेयर आई शुड फील दैट द हीरो विल लूज एंड देन द विन शुड हैपन। बेसिक प्रिंसिपल। आप यही प्रिंसिपल लेके क्लाइमैक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट डजंट वर्क।
It really doesn't work. Many a times, a very simple thing which doesn't have that crescendo works. है ना? तो ये एक्चुअली ये आपका यकीन है, आपका इंटेंशन है, आप और देखिए एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी चीज में आप कह सकते हैं जो हार से डरते हैं ना वो कभी नहीं जीतते, वो कभी जीत ही नहीं सकते क्योंकि वो जंग लड़ते ही नहीं। और अगर आपके पास हार का डर नहीं तो कभी हो सकता है ज्यादातर हारें, लेकिन जीत की पॉसिबिलिटी है बिकॉज एटलीस्ट यू विल ट्राई। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या होगा, कैसा होगा, मुझे परफेक्ट करना। नहीं भाई, ये दुनिया ही परफेक्ट नहीं है, इंसान ही परफेक्ट नहीं होता, तो मैं क्यों परफेक्ट कहानी लिख के दूं यार इनको? मैं इम्परफेक्शन की कहानी दूंगा इनको, बिकॉज वी आर ऑल इम्परफेक्ट एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अस, दैट वी आर इम्परफेक्ट एंड वी आर नॉट परफेक्ट। वी विल बी वेरी बोरिंग इफ वी आर परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आगे वाली लाइन में भी मौका दीजिए थोड़ा सा। Hello sir. So good afternoon sir. Sir, myself Mohammad Uwais Khan and I'm doing a filmmaking course from Ravi Sarin Film Institute. Sir, पहले तो हमारी खुशनसीबी है कि रवि सर के इंस्टीट्यूट की वजह से आपके रूबरू होने का मौका मिला। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर एज अ फिल्म मेकर सर हमारे इनिशियली स्टेजेस पर हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी फिल्म लास्ट में जाके अच्छी बने? तिग्मांशु धूलिया का नाम सुना है? यस सर। हैं? बहुत अच्छे डायरेक्टर है ना? बैठो बैठो। तो उनका एक किस्सा बता देता हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ लिख रहा था और एक कंपनी थी जिसने हमें फंड किया हुआ था और तिग्मांशु को डायरेक्ट करना था, ठीक है? तो कंपनी ने अपना एक आदमी बिठा रखा था कि यार ये आते हैं, चाय वाय पीने लगते हैं, फिर कहते हैं आप शुरू करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं ये लोग, डिले करते रहते हैं। तो उसका काम था हमें थोड़ी थोड़ी देर में कि लेट्स बी सीरियस, क्या करना चाहिए नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, है ना? जैसे तुम कह रहे हो ना कि हम क्या क्या ध्यान रखें, रेजिमेंटेड बहुत ही। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, बोला यार कि जो कंपनी का आदमी था वो बोला कि सर आई थिंक वी शुड गेट सीरियस नाउ। तो तिग्मांशु ऐसे बोला हुआ बैठा हुआ था, कहता यार सुनो क्या है, हम इस फील्ड में आए थे मजे लेने के लिए, है ना? नहीं तो हमारे माँ बाप ने तो पहले ही कहा था कि सीरियस हो जाओ, है ना, पढ़ाई कर लो। हम आए थे इसमें मजे लेने के लिए, आप इसमें से मजे ही निकाल दोगे तो फिर फायदा क्या है? विच इज द ट्रूथ। हम क्या ऐसा करें कि हम एक अच्छी सफल फिल्म बनाएं जो सबको पसंद आए? कभी नहीं बना पाओ, कोशिश भी मत करो, मजे लो, देखो, एंजॉय इट, लिव इट, एंड दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट नथिंग एल्स। कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ, अपने आप को परेशान मत करो भाई, ये जिंदगी में बहुत बड़ा मौका है। ये मनाओ कि इस मजे के लिए तुम्हें कल को पैसे भी मिलने लगेंगे, कि आप मजे ले रहे हो और पैसे भी कोई और दे रहा है आपको। इससे ज्यादा और मजेदार बात क्या होगी यार दोस्त? आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश चौधरी है, मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ RSFI में। प्रश्न तो मन में बहुत सारे थे लेकिन वक्त बहुत कम है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी किरदार किए हैं उनमें से सबसे चैलेंजिंग और कठिन किरदार कौन सा था, एंड हाउ डिड यू डू इट? आई मीन प्रिपरेशंस। थैंक यू सर। कठिन कोई भी नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर आपको किरदार पसंद आता है तो पसंद तभी आता है जब वो सारी कठिनाइयाँ जो भी होती हैं वो कठिनाई ना रह के वो एक मज़ेदार चीज़ है। इट्स एन एडवेंचर फॉर यू, है ना? और मैंने कितने किरदार किए एक्चुअली मुझे खुद नहीं मालूम। नहीं, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा किरदार किए,
इसलिए क्योंकि एक बार मैंने कर दिया, उसके बाद मेरा कभी ध्यान नहीं जाता इस बात पे कि मैंने पहले ये किया था। जो पास्ट ग्लोरी है, दैट इज नॉट, इट डजंट गिव मी एनीथिंग। ऑफ कोर्स लोग कहते हैं तो मुझे याद आता है, वो कहते हैं सर आपने वो बहुत अच्छा किया था, ये अच्छा किया था। बट जब मैंने किया था, मेरी जर्नी एक्चुअली वही थी। मुझे उस वक्त जो मज़ा आया था, अब वो मज़ा नहीं आ सकता। आप कितनी तारीफ करिए, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा फेवरेट किरदार कौन सा है, या मेरा फेवरेट या कौन सा कठिन किरदार रहा है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं, कभी कभी एक फिल्म याद है मुझे, उसमें बहुत कठिनाई हुई थी मुझे, वो पीके थी। पीके में मैंने स्वामी जी का कैरेक्टर किया था, जो कि आडंबर करने वाला एक स्वामी है। करेक्ट। मेरी बेसिक फिलॉसफी लाइफ में ये है कि कोई भी इंसान, इस दुनिया का कोई भी इंसान ये सोच के नहीं जीता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। हर इंसान, चाहे उसका कर्म कितना, हिटलर को ले लीजिए भाई, हिटलर से अगर पूछते तो हिटलर ये थोड़ी कहता मुझसे मिलिए मैं दुनिया का सबसे खूंखार कमीना आदमी हूं। ऐसा नहीं था। अपने दिमाग में ही वॉज डूइंग अ नोबल थिंग, दिस इज अ डिग्निटी ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो सो आई वाज सेइंग दैट देयर इज अ डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो मैं अपने हर किरदार में, ये एक बेसिक प्रैक्टिस है मेरी, एक बेसिक अप्रोच है कि मैं अपने हर किरदार में ये देखता हूं कि भाई उस किरदार का प्राइड क्या है। वो रात को सोने जाता होगा तो क्या सोच के जीता होगा, सोता होगा। ये तो सोच के नहीं सो सकता ना कि मैं बड़ा कमीना आदमी हूं। ऐसा तो सोच के कोई भी नहीं सोता है। सब रात को यही सोचते हैं कि नहीं यार मैं समझदार आदमी हूं, मैं बहुत स्मार्ट आदमी। कुछ एक डिग्निटी ऑफ लाइफ आप पा लेते। पीके में क्या हुआ था, जो कैरेक्टर मुझे दिया गया, मैंने कहा यार सुनो, और ये बात बहुत, मैं राजू की ये बात बहुत अप्रिशिएट करूंगा, वो आडंबरी है ऐसा तो लिखा ही हुआ था। तो मैंने राजू को बोला, मैंने कहा आडंबर तो ठीक है यार, पर इंसान कितना भी आडंबर करता हो हर वक्त तो नहीं कर सकता ना यार। कोई तो उसका मोमेंट होता है जो उसका रियल मोमेंट होता है। उसका क्या यकीन है, वो मूर्ख बना रहा है लोगों को, लेकिन क्या क्या यकीन क्या है उसका। ऐसा हो सकता है आप लार्जली मूर्ख बनाते हो, लेकिन आप सारी दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते। कोई एक होता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई एक हो सकता है जिसके प्रति आप आडंबर नहीं करते। उसका क्या व्यू है। स्वामी जी का तो कोई परिवार था नहीं, कुछ नहीं था। तो ये क्लाइमैक्स में ये बात आती है, और ये उसकी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से मैं कैरेक्टर कर पाया था। वो आमिर के पीके जो कैरेक्टर है उससे कहता है कि चलिए मान लिया कि ये झूठ है, ये आडंबर है, ये अंधविश्वास है, लेकिन अगर एक माला जपने से या भगवान का नाम लेने से या एक हवन करने से, चाहे वो झूठी हो, किसी को अगर मन की शांति मिलती है तो आपकी क्या प्रॉब्लम है। विच इज अ ट्रूथ, इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। हम लोग, इंसान आइडियाज पे जीता है दोस्त। हमारे लिए कोई सच्चाई नहीं है ना। हम कभी कभी होता है, ये अक्सर होता है, और बड़े एक्सीडेंट में या ऐसा आप कहीं पानी में गिर जाइए और कोई आप जा रहे हैं और अगर आपको यकीन हो गया कि नहीं यार मैं गया, आप चले जाते हैं। लेकिन ऐसी कितनी कहानियां हैं कि आप यू सेड कि नो आई विल गो बैक होम, जस्ट दैट वन आइडिया, हाउ यू डोंट नो, बट यू सर्वाइव एंड यू गो। सो दैट, थैंक यू सो मच सर। वक्त कम है लेकिन आपको सुनना अपने आप में मुझे लगता है ये मास्टर क्लास है। रवि सरीन फिल्म इंस्टीट्यूट की वन ऑफ द बेस्ट होगी, या कितने लोग आए हैं मुझे नहीं पता। मैं दो छोटे सवाल और लूंगा, बोलिए। अच्छे सवाल पूछना दोस्त। हाँ, ठीक है, डन। खत्म करने के बाद मेरे इंटरव्यू से जुड़ा हुआ सवाल कुछ नहीं। इंटरव्यू में एक्टर्स झूठी बोलते हैं। सर मेरा नाम प्रभु है और मैं रवि सरीन फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है मैंने।
सर मुझे ये जानना है कि आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड में सर आप पसंद है, यहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन अरे सी है? देखो इस वक्त चल रहा है यार इंटरनेट पे, ये जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है सर। सर ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का है। जल्दी पूछ लो। सर मेरा नाम रिशाल सोनी और मैं फ़िलहाल यहाँ से एक्टिंग स्टूडेंट हूँ। सो सर मैं दिल्ली में एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो ये तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, नहीं मेरे सर, बारे में दिल्ली नहीं से हो रही। जब एक्टिंग हम मुंबई जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। चलो जब अब जब सवाल पे मुंबई depend जाओगे तो करेगा। खुद समझ में आ जाएगा। सर आपकी मूवी जो रिलीज़ हुई है, मेरा नाम सुनीता है, सुनीता पवार, और मैं RSFI से एक्टिंग की स्टूडेंट हूँ। और आपकी जो मूवी रिलीज़ हुई है जब खुली वो किताब 6 मार्च को रिलीज़ हुई है 6 और आपका बर्थडे होता है 5 मार्च को। तो ये इंसिडेंस है कि या चाह कर भी आपने 6 मार्च को, अगर 5 मार्च को, उनसे पूछिए, उन्होंने किया है। 5 मार्च को रिलीज़ होती तो आपके लिए यादगार हो जाती। 5 मार्च को सूबेदार रिलीज हुई है मेरी। यस। और क्योंकि आपकी ये मूवी 6 मार्च को रिलीज़ हुई है जब खुली किताब, तो मैं बताना चाहूँगी कि RSFI का एक और स्टूडेंट जो आने वाला है उसने एक किताब लिखी है, लव इन द 14th फ्लोर, और वो 6 मार्च को रिलीज़ हुई है। और ऊपर से आपकी किताब जब खुली किताब, तो ये मेरे लिए कोइंसिडेंस हो गया कि वो मेरा बेटा है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। मुझसे कुछ पूछने को कोई बाकी और रह गया हो तो मजीठिया पूछिए। साहब आप कैप में हैं। चलिए हाँ। ये पहले एक बीच में है व्हाइट शर्ट में। व्हाइट शर्ट बीच में कौन है? सर बता रहे हैं जो। हाँ। आप पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम निधि है और मैं RSFI की एक्टिंग क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो जॉनी LLB की में जो आपने किरदार निभाया था और उसमें जो आपने एक्सप्रेशंस दिए थे, तो सर वो डायरेक्टर ने बताए थे या आपके अपने इनबिल्ट थे वो? ऐसा है, एक बड़ई जब घर से चलता है तो अपने औजारों का थैला साथ में लेके चलता है ना, उसके औजारों का थैला। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जिस क्लाइंट की कुर्सी बना रहा होता है उसकी लकड़ी तो क्लाइंट ही देता है ना बेटा। पूछिए सर। सर नमस्कार, मेरा नाम दीपक सालुत्री है और बेसिकली मैं आगरा से रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 25-30 साल से मैं दिल्ली में हूं और यहाँ रवि सरीन इंस्टीट्यूट में एज ए फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को तो चलो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, कुछ डिजिटल की वजह से यहाँ तक आने का मौका मिल गया, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो रूरल्स में रह रहा है, जिसका मन है इंडस्ट्री में आके पैसा कमाना, एज कैरियर बनाना, लेकिन उसे सोर्सेज नहीं मिल रहे, तो वो इस इंडस्ट्री में आने के लिए फर्स्ट स्टेप कहाँ पे रखे जिससे वो इस इंडस्ट्री में अपने आप को एडमिट कर पाए? मेरे कोर्स के बाहर की चीजें पूछ रहे हैं आप। अच्छा तो चलिए सर, एक चीज ये बता। क्योंकि ये काम, ये इस बारे में राय वो लोग दे सकते हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हों कि क्या करना चाहिए। मैं तो खुद ही अपनी जद्दोजहद में फंसा हुआ हूँ। तो मैं आप बीच में मुझे लोगों का भला कैसे करवाने के लिए कह रहे हैं भाई, मैं तो अपना ही भला नहीं कर पा रहा। तो मुंबई में आके अगर कोई ऑन अ सीरियस नोट, आप एक बात याद रखिए, एक नहीं बहुत सारे लोग और बहुत तादाद में लोग जो हैं ऐसे जगहों से आए हैं और बहुत सफल हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, मनोज वाजपेयी बेतिया से आते हैं, आज वो इतने बड़े एक्टर हैं, इतना मकाम हासिल किया। उन्होंने कैसे किया भाई, कैसे किया? अब कैसे बताएं कैसे किया, है ना? इतना चाहो कि भाई कोई और रास्ता ही ना बचे, इतना चाहो। जी थैंक यू। कुछ और लेंगे सर क्वेश्चंस? नहीं बस सम्मान है आपका, थैंक यू, मेरी तरफ से और हमारे सभी एक्टर भाइयों की तरफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप जल्द फिर से किताब खोलें, इस तरीके की हार्ट वार्मिंग फिल्में बनाएं और आएं, उनके बारे में बात करें जी। और आप सब लोग आई थिंक देखिएगा और
सर को इंस्टाग्राम पे और जहाँ पर भी फीडबैक देना चाहें, या फिर मुझे लगता है ऐसी फिल्मों के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों तक पहुँचती हैं। सो थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सर, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू।